आप सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे लोकसभा क्षेत्र की मॉडल टाउन कंस्टिट्यूंसी के प्रमुख कार्यकर्ता, विशेषकर मंडल अध्यक्ष, बूथ समिति के अध्यक्ष और ज़िला अध्यक्ष, और इसके साथ साथ इस कंस्टिट्यूंसी के हमारे काउंसलर्स और जो काउंसलर्स के लिए कैंडिडेट्स थे, काउंसलर्स नहीं बन पाए, या एमएलए के कैंडिडेट्स, प्रमुख रूप से इन लोगों को आज इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। यूँ तो आपके साथ किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या टेलीफोन पे मेरे साथ या मेरे सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क होता रहता है। आपकी बातचीत, आपकी तकलीफ़, ये सब भी जानने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन पिछले 9 महीने के समय में, और उसमें भी विशेषकर पिछले 6 महीने के समय में, जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से चूँकि हम लोगों के लिए आपस में मिलना जुलना थोड़ा कठिन हो गया, जो पिछले 27 साल से मैं अपने निवास स्थान पर सुबह सभी से मिलने की व्यवस्था बनाकर रखता था, उस व्यवस्था को भी लॉकडाउन के रहते समाप्त करना पड़ा। और उसके कारण बहुत समय से आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे देखने का भी मौका नहीं मिला है। लेकिन आप सब लगातार इस कोरोना के काल में भी पूरी मेहनत के साथ अपनी पार्टी के निर्देशों के अनुरूप फील्ड में काम करते रहे हैं, अपने अपने पोलिंग बूथ पर काम करते रहे हैं, और कोरोना से जो संक्रमित लोग थे, आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, हमारे कार्यकर्ता और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों की आप अनेक प्रकार से सहायता करते रहे हैं। जो कोरोना काल में गरीब लोग हमारे क्षेत्र में किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, भोजन से लेकर और मास्क से लेकर सैनिटाइज़र तक, और जो भी उनकी सहायता करना है, ये सारे काम आपने लगातार किए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सब कार्यकर्ताओं का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि इसी कोरोना के काल में आप सबको अपने अपने क्षेत्र में एक नया मंडल अध्यक्ष मिला है, अपने ज़िले के लिए एक नया ज़िला अध्यक्ष मिला है, और अभी नई ऊर्जा के साथ कोरोना के बावजूद आप प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप, और जो हमारा प्रदेश संगठन है, उसकी इच्छा के अनुरूप लगातार काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अभी लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं जब हम लोगों ने भारत में
कोरोना के खिलाफ जंग की पहली शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय में अपनी पहली मीटिंग से 8 जनवरी को की थी। अब से कुछ दिन के बाद जब 8 नवंबर की तारीख आएगी तो इस संघर्ष में हमारे पूरे 10 महीने बीत चुके होंगे। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है और सारी दुनिया की तरह भारत को भी इस संघर्ष के लिए बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे प्रयास करने पड़े हैं। लेकिन इस बात की खुशी भी है, इस बात का संतोष भी है कि सारी सरकार ने मिलकर, सारे समाज ने मिलकर, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर और सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मिलकर इस संघर्ष को बहुत खूबसूरती से निभाया है, इसको लड़ने की कोशिश की है, इसमें अपनी आहुति देने की कोशिश की है। साथ साथ इस बात का दुख भी है कि कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छी खासी मात्रा में हमारे देश के लोग वो कोरोना के शिकार हुए, इस हद तक शिकार हुए कि बहुतों की मृत्यु भी हुई। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस बात का भी अफसोस और दुख है कि हमारे काफ़ी सारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल वर्कर्स, अस्पतालों में काम करने वाले, सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, जहाँ जहाँ भी जो भी किसी भी रूप में कोरोना के खिलाफ संघर्ष में योगदान कर रहा था, उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद हुए। आज के इस अवसर पर मैं ऐसे सभी लोग जो किसी भी रूप में कोरोना के खिलाफ जंग में अपने प्राण गंवा चुके हैं, उनकी पवित्र स्मृति को नमन करता हूँ आप सब की ओर से, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारजनों को जो इस तकलीफ़ को सहने के कारण कष्ट हुआ है, उस कष्ट को सहने की उनको प्रभु की ओर से ताकत मिले। मैंने कई अवसरों पर इस बात को कहा, पार्लियामेंट में भी कहा था कि मैं इन कोरोना वॉरियर्स की माताओं को और इनके परिवारजनों को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग लगातार 9-10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके परिवार में कोई ना कोई कोरोना वॉरियर शहीद हो गया, इस सब के बावजूद भी आज तक पूरे देश में एक भी ऐसी माता उठकर नहीं खड़ी हुई जो ये कहे कि अब मैं कोरोना के खिलाफ जंग में अपने बेटे को या अपनी बेटी को आगे नहीं जाने दूंगी। यही स्थिति आपके जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी रही है, जिन्होंने आगे बढ़कर समाज में जन जागरूकता फैलाने में और समाज की सहायता करने में अपने प्राणों के ऊपर जो संभावित आने वाले खतरे की भी परवाह नहीं की, और जैसा कि पार्टी ने कहा वैसे ही आप उसी दिशा निर्देश के हिसाब से लगातार काम करते रहे हैं। सारे देश ने मिलकर इस लड़ाई को बहुत योग्यता से लड़ा। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया में किसी भी पैरामीटर पर हम अपने भारत के डाटा को अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े देश से भी बेहतर हमारा भारत का परफॉर्मेंस रहा है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
तो आप जानते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट 90 और 91% के बीच में हो गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट, और इसी के साथ दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, वो आज 1.5% के करीब है। दुनिया में एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू करके आज हम 2006 लेबॉर्ट्रीज भारत के अंदर विकसित कर चुके हैं। हर रोज़ 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम भारत में कर रहे हैं। लाखों कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स सारे देश में क्रिएट हो चुके हैं। कोविड हेल्थ सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स के रूप में 10,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स देश में विकसित हो चुके हैं। और जिन चीज़ों की हमारे देश में शुरुआती दौर में कमी थी, ऐसे पीपीई किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर, ये सब कुछ हम अब भारत में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इनकी उपलब्धता हो गई है। जो टेस्टिंग के लिए किट बहुत ज़्यादा दामों पर हमें शुरुआती दौर में विदेशों से मंगाने पड़ रहे थे, आज 10 लाख से ज़्यादा किट्स भारत में रोज़ बनते हैं टेस्टिंग के, और उनकी कीमत भी बहुत कम हो गई है। 1000 प्रकार के भारत के इंडिजिनस किट्स, जिनकी पूरी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया किट के साथ मुकाबला है, ऐसे 1000 किट्स को हमारा ICMR अब तक वैलिडेट कर चुका है। और इसके साथ साथ खाली इसी फ्रंट पर नहीं, अपितु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फ्रंट पर भी हमारे सभी वैज्ञानिकों ने पर्याप्त काम किया है। चाहे शुरुआती दौर में ही इस वायरस को आइसोलेट करने का काम हो, इस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का काम हो, इस वायरस के संदर्भ में बायो रिपोजिटरीज बनाने का काम हो, और वायरस के बारे में तरह तरह की और दूसरी रिसर्च हो, साइंस की लेबॉर्ट्रीज में नए नए किट्स को बनाने का काम हो। और इसके साथ साथ जो आज जो सबसे बड़ी दुनिया के अंदर चुनौती है कि कैसे लोगों के प्राण की रक्षा के लिए हम नई दवा को भी खोजें और वैक्सीन को भी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं, उस फ्रंट पर भी भारत किसी दुनिया के देश से पीछे नहीं है। सारे दुनिया में 200 वैक्सीन के कैंडिडेट्स वैक्सीन की खोज में लगे हैं। इन 200 में से 30 कैंडिडेट केवल भारत में हैं, जहां अलग अलग फेजेस में रिसर्च हो रही है, अलग अलग स्टेज पर पहुंची है। पूरी दुनिया में 9 ऐसे 200 में से कैंडिडेट हैं वैक्सीन के जो एडवांस्ड स्टेज में हैं रिसर्च के, और इन 9 कैंडिडेट्स में से 3 कैंडिडेट भारत के हैं। और इन 3 कैंडिडेट्स में से भी एक जो ट्रायल्स का क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज़ 3 होता है, उसकी एडवांस्ड स्टेज में है। एक फेज़ 3 में आ चुका है और एक फेज़ 2 के एडवांस ट्रायल्स में है। यानी आने वाले कुछ महीनों के बाद हमारे देश में भारत के द्वारा ही प्रोड्यूस की गई, भारत के द्वारा ही रिसर्च में सफलता प्राप्त की हुई वैक्सीन भी भारत के लोगों के लिए हम उपलब्ध कराने में सफल होंगे। सारे दुनिया के साथ मिलकर वैक्सीन के रिसर्च को, नए ड्रग को ढूंढने के रिसर्च को, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स के रिसर्च को, ये सारी चीज़ें हम लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इस सब काम के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
मार्गदर्शन मिल रहा है। आज की इस बैठक में पिछले 8-9 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसको तो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी मैंने आपके साथ इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करने का प्रयास किया था, और लॉकडाउन में तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। हमने सबने वो लॉकडाउन के फेज़ देखे। हमने लॉकडाउन से पहले जो जो कुछ भारत ने किया, एयरपोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर, नेपाल इत्यादि के लैंड बॉर्डर्स पर, वो सब हम लोग चीज़ें जानते हैं। वो सब आपसे उस ज़माने में शेयर की गई थी। और फिर लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद आपने अनलॉक की प्रक्रिया भी देखी, जिसके अलग अलग फेजेस में देश ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को खोला। प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमी को ठीक प्रकार से हैंडल करने के लिए जैसे लॉकडाउन का बोल्ड निर्णय लिया था, वैसे ही अनलॉक का भी बोल्ड निर्णय लिया। और धीरे धीरे हमने देखा कि हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा सामान्य होना शुरू हुआ। थोड़ी थोड़ी गतिविधियां भी प्रारंभ हुई, और उन गतिविधियों के प्रारंभ होने के कारण बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमको थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के लिए घोषित किया। 1,70,000 करोड़ का डेडिकेटेड पैकेज गरीबों के लिए शुरुआती दौर में, और सबसे पहले तो 15,000 करोड़ रुपए का हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, सारे देश की सरकारों को सपोर्ट करने के लिए पैकेज, उसकी सहायता दी। ये सारे काम होने के बाद अभी आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं जब देश में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे केसेस की संख्या कम होती जा रही है। कुछ ही समय पहले, कुछ ही सप्ताह पहले हमारे एक्टिव केसेस की संख्या 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब होती थी। वो धीरे धीरे करके अब 7-8 लाख तक पहुंच गई है, 7 लाख के आसपास पहुंच गई है, उससे भी कभी कभी कम हो जाती है। और इसी तरह से हर रोज़ आप जानते हैं कि लगभग 90,000, 1 लाख तक भी जो है केसेस भारत के अंदर होने शुरू हो गए थे। आज वो संख्या भी 50,000 के आसपास हो गई है। देश में कुछ ही स्थानों को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स को छोड़कर सभी जगह पर तेज़ी से केसेस के नंबर का डिक्लाइन हो रहा है। मौतों की संख्या में भी कमी आ रही है, और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता जा रहा है। इन सब के अंदर केवल एक ही चिंता की बात बची है कि अभी बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हैं जिनको ये गलतफहमी हो गई है कि कोरोना क्योंकि अब कम हो रहा है, बहुत लोग बीमार हो चुके हैं, 90% लोगों को लोग देखते हैं कि बीमार होकर वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, और केवल 1-1.5% लोगों को ही मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए समाज में बहुत सारे लोग इस संदर्भ में बहुत सारी लापरवाही बरत रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश, तो सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। साधारणतः कोई भी प्रधानमंत्री जब संदेश देते हैं तो सारा देश सोचता है कि कोई बहुत बड़ी कोई नई बात होगी, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को अभी मैं दोहरा रहा हूँ, उसी को कहने के लिए एक 10 मिनट का राष्ट्र के नाम संदेश का माध्यम चुना, क्योंकि इस संदेश का बहुत बड़ा महत्व था। अभी जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, यानी कोविड से बचने के लिए जो हमारा बिहेवियर हमारे लिए और दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, उसमें जो हम कमी करते हैं, इस कमी के संदर्भ में देशवासियों को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संगठन को भी कहा
कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कहा, चीफ मिनिस्टर्स को भी कहा, सबको कहा, और बाद में 135 करोड़ भारतवासियों को भी राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से कहा कि कृपया इस बात में कोई कोताही ना बरतें कि आपको हर समय इसी तरीके से जैसे मैंने मास्क लगाया है इसको लगा कर रखना है, बोलते समय भी इस मास्क को नहीं हटाना है, दूसरे लोगों के साथ 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अभी मेरे कमरे में मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, कृष्ण कुमार कलश जी जो विशेषकर मॉडल टाउन की कंस्टिट्यूएंसी को देखते हैं, वो यहाँ पर हैं, सतीश वर्मा जी यहाँ पर हैं, गगन मक्कड़ जी यहाँ पर हैं, और भी मेरे ऑफिस के भी कुछ लोग यहाँ हैं, लेकिन सबका मेरे से फासला जो है वो काफ़ी दूरी पर है। आपने देखा होगा पिछले 8-9 महीने में जितनी मीटिंगें मैं करता हूँ, इसी स्थान से बैठ के जितने वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ऑफिस में भी यहाँ कमरे में भी लोग होते हैं, बहुत फासले पे होते हैं। जो लोग बीच में कभी मेरे ऑफिस में भी मिलने आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मेरी कुर्सी और टेबल के बाद उस कुर्सी के अंदर जो है एक कम से कम 2-3 मीटर का फासला है। यही बात शुरू से बार बार कही जा रही है, हर संदेश में कही जा रही है, हर ट्वीट में कही जा रही है, हर अखबार के एडवर्टीजमेंट में कही जा रही है, हर भाषण में कही जा रही है, हर कॉलर ट्यून में बराबर कही जा रही है कि 2 गज की दूरी बना के रखो, मास्क को ठीक से पहनो, हर समय मास्क को लटकाना नहीं है, कई बार बोलते समय मास्क को हटा लेते हैं या मास्क शोपीस की तरह इस्तेमाल करते हैं या गले में लटका रहता है, बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं मास्क को हम लोग। तो मास्क को और 2 गज की दूरी को और हाथों की साबुन से और पानी से धुलाई को और हाथों को नाक और मुंह से दूर रखने का विषय है। खांसते छींकते समय इस तरीके से अपने मुंह और नाक के ऊपर हाथ रखना, और ख़ासकर भीड़ भड़क्के में, और पिछले दिनों लगातार हमने भी आग्रह पूर्वक कहा कि त्यौहार का मौसम है, फेस्टिवल्स का मौसम है, भीड़ में मत जाइए, किसी कारण से जाना भी पड़ गया तो फासला पूरा बना कर रखिए, सारी सावधानियां बरतिए, और कोशिश करें तो फेस्टिवल्स को, दिवाली को, दशहरे को और भी दूसरे जो फेस्टिवल्स आएंगे सबको अपने परिवार के लोगों के साथ घर में ही मनाइए। बिना ज़रूरत के बेफजूल बाहर जाना, भीड़ भाड़ के अंदर इकट्ठे होना, आपस में भी सावधानी ना बरतना, ये चीज़ों को छोटी छोटी हमने बार बार ध्यान दिलाया है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कहा कि इसका जन आंदोलन विकसित करना है, और आज ये मेरी मीटिंग का पर्पस भी यही है कि मैं सभी अपने समिति अध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को विशेष रूप से यह आग्रह करूं कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बराबर स्मरण कराइए, इसी बात के लिए लोगों से मिलिए और मिलते समय भी सावधानियां रखने का ध्यान करें। अपने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संपर्क कर लीजिए। कोविड के अंदर वो संपर्क शायद कमज़ोर हो गया होगा, उसको और मजबूत कर लीजिए। ऐसे तो बीच में बहुत सारे जनसंपर्क के अभियान भी पार्टी ने आपको दिए हैं, आपने उनको गंभीरता से किया भी होगा, लेकिन अभी भी सभी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, NGOs हैं, RWAs हैं, इनके साथ सबके साथ आप संपर्क बनाइए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड के लिए जो सावधानियां बरतनी है इसको सब लोग फॉलो करें, भूलें नहीं, इसका सबको हम बराबर ध्यान दिलाएं। सड़क पर भी जा रहे हैं और आप देखते हैं कि ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो गाड़ी को रोकिए। मोहल्ले में ऐसे लोग दिखते हैं, जहाँ भी उनको रोकिए, टोकिए, बार बार उनको ध्यान दिलाइए और उनको कहिए कि अपने प्राणों को खतरे में ना डालिए और अपने साथ साथ दूसरों के प्राणों को भी खतरे में ना डालें। ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग तकलीफ़ में किसी वजह से होते हैं तो उनको अगर अस्पताल में उनका इलाज होना है तो अस्पताल में उनकी भर्ती इत्यादि में सहायता करिए। हमारे ऑफिस से किसी तरह की मदद लेनी है वो सारी मदद लीजिए। और
समय समय पर जो भी संदेश आपको भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से हो, उस संदेश को जनता तक, सब लोगों तक पहुंचाइए। यही हम सबका आज के समय में सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं, कि कोविड के खिलाफ जंग लड़ना कोई रॉकेट साइंस जैसी नहीं है। जिन्होंने भी ठीक ढंग से सावधानी बरती है, इस काम को गंभीरता से लिया है, उनको इस 10 महीने में कोविड उनका ज़रा सा भी बाल बांका नहीं कर पाया। और जिनको तकलीफ़ हुई है, आप उनके लाइफस्टाइल का अध्ययन करेंगे तो ध्यान आएगा आपको कि वो निश्चित रूप से कोविड अनुरूप बिहेवियर को अपनाने में बहुत लापरवाही करते थे। आप सबसे ये भी निवेदन है कि इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। नियमित वॉक करना, नियमित एक्सरसाइज करना, नियमित योग मेडिटेशन करना और उचित, संतुलित और अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन करना, सात्विक और संतुलित, इसके ऊपर भी विशेष ख्याल रखें। घर में जो जो बातों की अपने परिवारजनों के साथ मिलकर चिंता करनी है, उनकी सबकी चिंता करें। और समिति अध्यक्ष के नाते अपनी समिति को मजबूत बनाने के लिए जो जो काम आपको करने चाहिए, अपने समिति के कार्यकर्ताओं की, समिति के दूसरे लोगों की, प्रमुख लोगों की, इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्टें बनाने से लेकर उनके साथ संपर्क रखना, ये सारे काम करते रहिए। बहुत ही जल्दी जैसे ही थोड़ा सा वातावरण के अंदर सुधार होगा, मेरी कोशिश होगी कि आप सबके साथ व्यक्तिगत रूप में भी हम लोग मिलें और अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं की चर्चा करें। पिछले समय में बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी मुझे मिली कि कई स्थानों पर लोगों की बहुत सारी तकलीफ़ों का समाधान नहीं हुआ है कोविड के कारण। तो अपने अपने समिति में, अपने अपने क्षेत्र में जो जो समस्याएं आपके ध्यान में आती हैं, उन सारी समस्याओं को संज्ञान में लेकर बिना किसी संकोच के हम लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हमारे साथी हैं, 3 का मैंने अभी नाम लिया, इसके अलावा हमारे ऑफिस में सदानंद हैं, हमारे पीएस अभिनव गुप्ता हैं। कम से कम इन लोगों तक ये बातें ज़रूर पहुँचें और उनका फॉलोअप करिए। कोविड ज़रूर है, लेकिन जो भी समस्याएं हमारे ध्यान में आ रही हैं, जो भी हमें बताई जा रही हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उन समस्याओं का साथ साथ समाधान भी किया जाए। आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो देश में इकोनॉमी इत्यादि को ठेस लगी, उसके कारण प्रधानमंत्री जी ने और सभी सरकार में, कैबिनेट में, सब जगह और पार्लियामेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि 1-2 साल के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोकसभा में डेवलपमेंट का फंड होता है, उस सारे फंड को देश की दूसरी समस्याओं के इस समय समाधान के लिए, लोगों के प्राण के रक्षा के लिए उसको खर्च किया जाए। इसलिए शायद इस समय नए प्रोजेक्ट्स जिन पर कि एमपी डेवलपमेंट फंड खर्च होता है, वो तो शायद हम ना कर पाएँ, लेकिन भविष्य में भी करने के लिए आज से हम योजनाएं बना सकते हैं। आप हमें उनकी लिस्टें दे सकते हैं, जब भी संभव होगा उनको भी क्रियान्वित किया जाएगा। और जिन समस्याओं के समाधान में कोई डायरेक्टली पैसा नहीं लगता, लेकिन अधिकारियों को बीच में इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है,
जो सरकार में अभी तक व्यवस्थाएं हैं, कॉरपोरेशन में व्यवस्थाएं हैं, इनको इस्तेमाल करना होता है। तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल करके और वो समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आज की इस बैठक को प्रमुख रूप से इसी उद्देश्य से हमने बुलाया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है जन आंदोलन का, और जन आंदोलन कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करनी है। बहुत ही सिंपल बातें, उनको बार बार लोगों को स्मरण कराना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज तो अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा, और मैं चाहता हूं कि कुछ समिति अध्यक्षों से मैं ज़रूर उनकी बात सुनूं, उनको क्या अनुभव हुआ है, क्या उनके क्षेत्र में कोई बात है, कोई स्पेसिफिक छोटी छोटी समस्याओं का यहाँ उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं, वो आप हमारे सहयोगियों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो समस्याएं यहाँ सुनेंगे तो शायद हम लोग इस मीटिंग को उस स्तर तक आगे ना ले जा पाएँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके थोड़े से भाव और अनुभव इनको सुनना चाहता हूँ।